हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2 महीने आपके बचे हैं एग्ज़ाम के, उसमें आपको प्रिपरेशन अपनी किस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। खैर मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक ब्रीफ में मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। जैसे पहली यूनिट है, भारत के इतिहास की पहली यूनिट है मान लो। इसमें वेद, सभा समिति, षड दर्शन, ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य पर्व, उत्सव, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, इसमें राज्यों का पुनर्गठन, जो भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ समय समय पे वो समितियाँ, और कब कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ, रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें क्या भूमिका थी, भारत के विभाजन और उसकी त्रासदी और उसके बारे में चीज़ें। वेद और षड दर्शन की डिटेल में पढ़ना है। बाकी टॉपिक्स की बेसिक काफ़ी है। ठीक है, तो बाकी आप जो भी यहाँ पर देख रहे हो इनका बेसिक आप देख लेना। आपको पता होना चाहिए, जैसे पंच महायज्ञ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको पंच महायज्ञ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऋण संस्कार क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, कौन वर्णाश्रम में कौन कौन से आश्रम आते हैं, इन सब का एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म, इसमें बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये सिलेबस में अलग से दे रखा है, लेकिन ये इसी में बौद्ध और जैन धर्म में कवर हो जाएगा। अशोक, अशोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रतिवर्ष एक नया क्वेश्चन आता ही है। मौर्यकालीन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी, गुप्त काल, वर्धन वंश जो हर्षवर्धन संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार, चंदेल, कलचुरी, ओलिकर वंश, ये जो भी वंश मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं उनकी बहुत डिटेल आपको पढ़नी है। लूसेंट से भी आपको इसकी डिटेल पढ़नी है। और अगर आप कोई बुक पढ़ते हो जैसे परीक्षा धाम, तो परीक्षा धाम में भी मध्य प्रदेश में जो वंश रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है, उस बुक में वो सब दे रखा है। तो एक तो वो, और साथ में लूसेंट में वो जो वंश हैं जो मध्य प्रदेश में शासन किए हैं उनकी डिटेल आपको पढ़नी है। मध्यकालीन भारत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, मुगल, खास तौर पे मुगल, मुगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खिलजी। विशेष तौर पर अगर मुगल की बात करूँ तो मुगल में भी अकबर जो है उस पर फोकस आपको रखना है। इसमें भी मुगल काल में और सल्तनत काल में किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, तो इनकी कला और संस्कृति, और इनके जो विभाग हैं, अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं, तो विभाग का नाम और विभाग के अधिकारी, जैसे आरिज ममलिक, ये कौन सा विभाग है, और जो है दीवान आरिज कौन सा विभाग है, आरिज ममलिक कौन है, और उसके अलावा दीवान इंशा क्या कौन सा विभाग है। तो बेसिक डिटेल आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की स्थापना किसने करी, कौन कौन से शासक इसमें रहे हैं, सल्तनत काल और मुगल कालीन रचनाएं, जैसे किस लेखक ने कौन सी आत्मकथा लिखी, या किस लेखक ने कौन सी जो है रचना करी है, और कौन सा लेखक किसके शासनकाल में रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चित्रकार अगर रहा है तो चित्रकार कौन कौन से किस शासक में, जैसे आपको पता ही है जहांगीर ने चित्रकला को बहुत महत्वपूर्ण बना बताया, और जो शाहजहाँ उसने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। तो उस समय कौन कौन से काम हुए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, और किसने किए। आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य, विभिन्न गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके कालक्रम में जो घटनाएं घटित हुई वो 1857 क्रांति और स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख घटना है। इसमें सभी आंदोलन आ गए आपके, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और जो महत्वपूर्ण घटना है वो सब। ठीक, तो ये आपका पहला यूनिट। दूसरा, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें अभी 2 महीने बचे हैं ना आपके पास, तो आप ये सब पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, कैसे पढ़ना मैं आपको लेटर ऑन इस वीडियो में बताऊंगा आगे। पहला है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला, और मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ। ये जो प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ हैं इसको यहाँ आप मत पढ़ना, इसको आप यूनिट 10 में पढ़ लेना इसको। और जो नीचे वाला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, इनको आप यूनिट 10 में पढ़ लेना। निर्माण आयोग के लिए मैंने बोला था यूनिट 10 के लिए। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल से ऐसा कोई साल जाता ही नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आता हो, एक नया क्वेश्चन तो आता ही है। भीमबेटका, खजुराहो और सांची का स्तूप। वहीं अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक स्थल इंपॉर्टेंट है। पूरे इतिहास में अगर बात करें तो प्रमुख राजवंश में शुंग, क्योंकि शुंगों का संबंध कहाँ से रहा है आपको पता ही है, शुंगों का संबंध विदिशा से भी रहा है, शुंगों के पूर्वज उज्जैन के थे। ओलिकर वंश, यशोधर्मन जो हैं ओलिकर वंश के, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे
जो इनके अभिलेख हैं, अभिलेखों से प्रश्न आता ही आता है, तो अभिलेख जब पढ़ो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। गर्दभिल्ल वंश अभी ऐड हुआ है सिलेबस में, लेकिन इसके बारे में हम बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। विक्रमादित्य इसी वंश के थे। गुर्जर प्रतिहार वंश मध्य प्रदेश में गुप्त काल। कलचुरी वंश जो त्रिपुरी या फिर जबलपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, उस समय जो कलचुरी वंश के शासकों ने यहाँ पर राज किया है। परमार वंश, और इसमें राजा भोज विशेष तौर पे। कछुआ वंश, चंदेल राजवंश, गोंड वंश, परिवारजक और बघेलखंड रियासत, ये सब रियासतों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन भारत में जो अवंती और चेदी जनपद है, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है, और मध्य प्रदेश में जो मौर्य और गुप्त काल में क्या अभिलेख हैं, और इसका में जो अगर कुछ घटनाएं घटित हुई या फिर कुछ रचनाएं लिखी गई जो इस समय मध्य प्रदेश संबंधित थे, और कार्यकाल ये था मौर्य और गुप्त काल, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कला संस्कृति में प्रमुख मंदिर, अन्य धार्मिक पर्यटन स्थल, हर बार ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। जरूरी नहीं वो हिंदू धर्म से आए, जरूरी नहीं वो इस्लाम संबंधित आए, वो हो सकता है जैन से आ जाए, हो सकता है बौद्ध से आ जाए, हो सकता है ईसाई से आ जाए, हो सकता है गुरुद्वारों के बारे में प्रश्न आ जाए। प्रमुख सम्मान, हमारे यहाँ के जो भी प्रमुख सम्मान है और अपडेटेड डाटा मैंने शेयर कर दिया हमारे ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लेना आप। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोकगीत, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, जिनमें पर्वत और नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियों में नदियों का जो मुहाना रहता है, यानी नदियों का उद्गम जहाँ से होता है, उद्गम स्थल, और मुहाना वो जगह है जहाँ नदी किसी समुद्र से या फिर किसी नदी से मिलती है, तो मुहाना इंपॉर्टेंट है। नदियों का उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है, नदियों की लंबाई और उनकी सहायक नदियाँ। भारत के प्रमुख पर्वत और उनके पर्वत के शिखर और उनकी ऊंचाई, जिससे अगर मैं बात करूं, अगर ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, क्रम भी पूछ सकते हैं, जिससे कंचनजंगा, केटू और एवरेस्ट, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा जो पर्वत है वो कहाँ है, पर्वत पहाड़ी का शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है, ऊंचाई का क्रम पूछा जा सकता है आपसे। इसी साल क्वेश्चन आया था ये। जलवायु घटनाओं में अल्निनो, लानिना, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये पश्चिमी विक्षोभ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में वन खनिज ज़्यादा जरूरी है। खनिजों में राज्य अनुसार जो रैंकिंग है, खनिजों का भौगोलिक वितरण, कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा खनिज मिलते हैं, किस खनिज में किस राज्य की क्या रैंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खनिज के साथ फसलों में भी राज्य अनुसार रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसलें और उनके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, विस्तार क्षेत्र जैसे गेहूँ, चावल, इनके लिए क्या दशाएं जरूरी है, जैसे तापमान, वर्षा, और ये क्या कितनी ज़रूरी है, और इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ है भारत में, मैपिंग आप कर लेना, मध्य प्रदेश में भी कर लेना। वनों की बात करूं तो वनों में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि FRI या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, FRI नहीं करता है, FSI करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो आप देख लेना, ठीक। टाइप्स के अनुसार स्पीसीज, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। ISFR रिपोर्ट, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा अभी मध्य प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व बने हैं, रातापानी और माधव नेशनल पार्क, माधव टाइगर रिजर्व बन गया है वो। तो ये आपको करंट के साथ डिटेल पता होनी चाहिए। ऊर्जा की बात अगर करूँ तो ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक और गैर पारंपरिक में अंतर आपको पता होना चाहिए। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो स्रोत रहे हैं वो, राज्यों के अनुसार उत्पादन और रैंकिंग, ठीक है। मध्य प्रदेश के भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ियों की मैपिंग, वन उपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, ठीक। इसमें वन की अगर बात करें तो वन में वही सेम चीज़ें, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ISFR रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार और उनका भौगोलिक विस्तार, नदियों में उद्गम, मुहाना, लंबाई, जलप्रपात, सहायक नदियाँ, नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना से वैसे कोई साल जाता ही नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आता है। जलवायु की बात करें तो ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें और सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और जनगणना। जनगणना से 1 से 2 प्रश्न हर बार आएगा। इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ कि वन उपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, इनसे, जलवायु से 1 क्वेश्चन, मिट्टियों और खनिज संसाधनों से 2 से 3 क्वेश्चन, फसल से 1 से 2 क्वेश्चन, और सिंचाई परियोजनाओं से 1 से 2 क्वेश्चन, ऊर्जा से 1, उद्योग से 1 और 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जनगणना से, ये हर बार पूछे जाएंगे। जलवायु में जो तापमान, जो जलवायु प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे तापमान, वर्षा का पैटर्न, ये सब पता होना चाहिए आपको। जो समतापी रेखाएं, समदाबी रेखाएं, मिट्टियों की अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों के क्या प्रकार हैं, मिट्टियों का कितना प्रतिशत, किस मिट्टी का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जैसे काली, लाल, लेटराइट, इन सब का परसेंटेज।
इनका क्या कंपोजिशन है, यानी इन मिट्टियों में जो खनिज है उसकी आवश्यकता है और किन खनिजों की उपलब्धता पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। खनिज संसाधन की बात करें तो खनिजों का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश के खनिजों के मामले में भारत में रैंकिंग। देखो, भारत की विश्व से रैंकिंग और मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों की तुलना में भारत में रैंकिंग, ये जरूरी है दोनों। फसलें में क्षेत्रानुसार फसल उत्पादन, किस फसल का कितना उत्पादन होता है, और फसलों में भी जरूरी, जैसे अनाज की ज़्यादा जरूरी हो रही है, नकदी की ज़्यादा जरूरी हो रही है, ये किस क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन हो रहा है, जिलों की क्या रैंकिंग है, मध्य प्रदेश की विभिन्न फसलों में क्या रैंकिंग है। इकोनॉमिक सर्विसेज को देख लेना। ऊर्जा की बात करें तो मध्य प्रदेश का ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के मामले में भारत में क्या स्थान है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ताप विद्युत केंद्र, इनकी कैपेसिटी, स्थापना वर्ष, कोयले एवं जलापूर्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे अगर आपको मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेंटरशिप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक मेंटरशिप ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, और उसमें सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और मेन बात ये है कि मैं उसमें हमेशा अवेलेबल रहता ही हूँ। आप जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहें, मेरे से आप डायरेक्ट कनेक्शन रख सकते हैं वहाँ पे। आप मैं वहाँ पे वॉइस कॉल भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़ीस बहुत कम रखी गई है, उसकी फ़ीस मात्र 300 रुपये कर दी गई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आपको अपडेटेड डाटा भी मिलता रहेगा लगातार। और अगर हम बात करूँ भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की, तो 5वीं यूनिट, इसमें संविधान सभा से 1-2 क्वेश्चन। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में आपको पता ही कौन कौन आता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये जरूरी है। राष्ट्रपति से कोई साल जाता ही नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आता हो। संसद से एक आध प्रश्न मान के चलो। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था से, पूरा न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति सिद्धांत यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, इनसे तीनों से मिला के 2 प्रश्न आप मान के चलो ही चलो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरी यूनिट में आप पंचायती राज बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन उससे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आयोग से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, और उसमें भी संवैधानिक आयोग पर ज़्यादा फोकस करना। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इसमें यह भी जरूरी है कि कौन सा राज्यपाल मध्य प्रदेश में कब कब रहा है और क्या क्रम है। और अगर राज्यपाल के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी और राज्य का राज्यपाल भी रहा है, उसको अतिरिक्त कार्यभार मिला है कि कार्यवाहक रहा है, क्या क्रम है, मध्य प्रदेश के कौन कौन राज्यपाल रहे हैं, राज्यपाल की डिटेल, सभी केसेस में, राज्यपाल ही नहीं, मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री में, न्यायालय में, ये सब, जजों के मामले में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज मैंने बताया ही, नगरीय स्तरीय सुशासन भी, मध्य प्रदेश सुशासन से 1 क्वेश्चन आएगा ही। तो आर्टिकल्स ज़्यादा जरूरी है, संविधान के भाग जरूरी है, अनुसूचियाँ और प्रमुख संवैधानिक संशोधन, ये तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। संविधान सभा में संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया रही, निर्वाचन और उसकी प्रमुख समितियाँ कौन सी थी, समितियों के बारे में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कार्यपालिका में मैंने आपको बता ही दिया, न्यायपालिका में सर्वोच्च, उच्च, अधीनस्थ न्यायालय है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा है, ठीक। इनकी बेसिक डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो राज्यपाल रहे हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जो मुख्य सचिव रहे हैं, जो न्यायाधीश रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कब कब रहा है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करूं तो अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसको आप इकोनॉमिक सर्वे से देख लेना। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें ये है, इसमें प्रति व्यक्ति आय किस क्षेत्र का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्षेत्र का किस प्रकार से क्या योगदान रहा है, कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल संबंधित, महत्वपूर्ण संस्थान, मुख्यालय और स्थापना के वर्ष, और सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, मैंने अपने जो मेंटरशिप ग्रुप है उसमें PDF शेयर कर रखी है, उसको आप देख लेना कि सभी SDG में बेसिक डिटेल में, कि लेटेस्ट वाले एडिशन में मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में, किस SDG में क्या रैंक मध्य प्रदेश की रही है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मैंने शेयर कर रखा है। और IPR में GI टैग, जो लेटेस्ट GI टैग मिले हुए हैं वो। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सेबी वगैरह। बैंकिंग अच्छे से करना है, क्योंकि रेपो, इन सब से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। RBI से पूछेंगे या सेबी से पूछेंगे या वित्तीय संस्थाओं से पूछेंगे। और इनमें क्या जरूरी है, इनमें स्थापना कब हुई, मुख्यालय क्या है, क्या कार्य है, जैसे सेबी, NBFC और BSE, NSE इनकी। और ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, G20, सार्क और एशियान, इनसे भी 1 से 2 प्रश्न फिक्स है।
बाकी जो टॉपिक है इनमें वो भी आप डिटेल से देख लेना, लेकिन इन टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करना। यूनिट 7 में जो विज्ञान की ब्रांचेस है उनकी बेसिक डिटेल आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान में इसरो, DRDO, CSIR, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तीसरे टॉपिक में अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां रही है, जैसे चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन शक्ति, गगनयान, मंगलयान, इन सब के बारे में। मानव शरीर की संरचना, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, प्रमुख कोशिका और श्वसन तंत्र, इनके बारे में बेसिक डिटेल्स। पोषण आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, इनकी कमी से होने वाले कौन से रोग है, अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, क्या कारण होता है इनका, सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसका क्या कारण है, उसका प्रभाव, निदान और उसके बारे में अगर कोई कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने चलाया है तो वो। स्वास्थ्य नीति जो हमारी 2017 की है वो भी, और उसके अलावा अगर पहले स्वास्थ्य नीति रही है या बाद में अभी स्वास्थ्य नीति आई है तो वो, उसमें जो डिटेल्स है स्वास्थ्य नीति की। उसके अलावा संक्रामक रोग, जो रोग एक दूसरे से फैलते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, और वो कौन कौन से रोग हैं, उनके कौन कौन से वाहक हैं, उनके रोकथाम के क्या कारण हैं, और स्वास्थ्य सूचक कौन से होते हैं। SDG हमने देख ही लिया वहाँ पे यूनिट 6 में। उसके अलावा पर्यावरण में, पर्यावरण की जो आधारभूत अवधारणा है वो ओजोन, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब। प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन में भी चक्रवात और ये सब जरूरी है कि कौन सी आपदा अगर आ रही है तो कौन सी आपदा आ रही है, किस आपदा का क्या कारण है, क्या प्रभाव होता है, क्या निदान है। आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स की बात है, ठीक है, और स्पोर्ट्स और MP का और पुरस्कार सम्मान, इन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। बाकी जनवरी में जब परीक्षा दाम की बुक आई करंट अफेयर्स की तो मैं इसको और डिटेल से इस यूनिट को कवर करूँगा। यूनिट 9 में मैं बताऊं तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसको आप परीक्षा मंथन से पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो बाकी निर्माण या परीक्षा दाम से पढ़ सकते हो। लेकिन ये वाला टॉपिक मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इससे पढ़ो, परीक्षा मंथन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है लेकिन इससे प्रश्न बनेंगे आपके। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। रोबोटिक्स से एक क्वेश्चन फिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन फिक्स है, साइबर सिक्योरिटी से। इसमें विभिन्न प्रकार के जो वायरस और थ्रेट हैं, ई गवर्नेंस से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स मान के चलो। इंटरनेट में ब्राउज़र, सर्च इंजन, संक्षिप्त रूप, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है किस लिए काम करती है, उसकी किसने स्थापना करी, स्थापना क्या वर्ष है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में किस लिए है, किन्होंने और कब उसकी स्थापना करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसकी हिस्ट्री क्या रही है, चैट GPT क्या है, मशीन लर्निंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स कौन कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, जैसे एलेक्सा वगैरह। 10वीं यूनिट मध्य प्रदेश की जनजातियों संबंधित, जनजातियों को भौगोलिक विस्तार, संवैधानिक प्रावधान, ST आयोग भी इसमें देखना है आपको, और जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, कोल, इन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी जो PVTG है, बेगा, भारिया और सहरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है, इन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। जनजातियों के लिए कल्याण की क्या योजना चला जा रही है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स मान के चलो। इससे त्यौहार, उत्सव, बोली और साहित्य से भी 1 से 2 क्वेश्चन। उसके अतिरिक्त ये जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों को भारत स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जो टंट्या भील है, भीमा नायक है, ये सब इनके बारे में बेसिक डिटेल्स। प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, तो मध्य प्रदेश में जनजाति संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। अगर किसी को पद्मश्री मिला है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पुरस्कार अगर किसी जनजातीय कलाकार को मिला है तो किस क्षेत्र में मिला है और उसका क्या योगदान रहा है, किस चित्रकला में मिला है या फिर संगीत में मिला है, नृत्य में मिला है, ये सब चीज़ें। लोक संस्कृति और लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोकगीत और लोक नृत्य, ये सब पता होना चाहिए आपको। इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। बाकी टॉपिक्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं मार्क किए हैं यहाँ पर, वो टॉपिक्स भी आपको करना है, लेकिन उसकी बेसिक डिटेल ठीक है, पहले ये टॉपिक करो। अगर ये टॉपिक हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। दूसरी बात ये है कि ये सब होने के बाद जब आपका सिलेबस हो जाएगा, अभी देखो आपका पूरा सिलेबस अगर आप शुरू कर रहे हो और कुछ अगर यूनिट्स आपकी हो गई है तो आप रिवीजन प्रैक्टिस भी करते रहो और साथ में नई जो यूनिट्स आ रही है उन पे फोकस करते रहो। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके बारे में एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरी डिटेल से प्रिपरेशन बताऊंगा। अभी तो मैंने ये बताया इसमें कि सिलेबस में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि 2 महीने में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इन सब टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए।